दोस्तों, मिरर टीवी नेटवर्क के इस एपिसोड में मैं राजकुमार अंजुम आपका स्वागत करता हूं, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे हमारे भारत में जो विपक्ष के नेता हैं संसद में, राहुल गांधी जी। उनके झूठ बोलने की कोई सीमा, कोई इंतहा नहीं है। कृष्ण बिहारी नूर एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं भारत में। उनकी एक मशहूर गजल है, आपने भी सुना होगा उसको, कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इसी गजल में एक शेर उन्होंने कहा था कि सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे। यानी कि सच में अगर आप मिलावट कर देंगे झूठ की तो फिर वो सच नहीं कहलाएगा। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। आप झूठ बोलते हैं तो किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, चाहे एक झूठ हो, चाहे 100 झूठ हो, चाहे 1000 झूठ हो, उसकी कोई इंतहा नहीं है। और वो जो सच अगर होता है तो उसमें मिलावट आप नहीं कर सकते। झूठ में तो कोई बात ही नहीं है, किसी भी सीमा तक आप चले जाएं। झूठ बोलने वाले लोगों को उनका कोई जमीर कोई होता ही नहीं है, मेयार कहाँ जा रहे हैं वो, क्या ये उन्हें तय करना होता है। तो ये तो कृष्ण बिहारी नूर साहब की बात हो गई। और राहुल गांधी साहब के लिए मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं सागर त्रिपाठी साहब। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के शायर हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने मुशायरे पढ़े हैं, कवि सम्मेलन पढ़े हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और उनके ताल्लुकात बहुत बड़े बड़े लोगों से हैं। प्रधानमंत्री हमारे जो भारत सरकार के मोदी जी हैं, उनका शेर 3 बार संसद में वो कोट कर चुके हैं अपनी स्पीच में। और वो शेर ये है कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। यानी जब हम ऊंची उड़ान, अगर जैसे मोदी ने एक ऊंची उड़ान का हौसला बना लिया, तो अब आसमान कितना ऊंचा है इसको क्या देखना, उड़ते जाइए, आप अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाएंगे किसी न किसी दिन। ये मोदी जी का टारगेट है और ये उनका शेर है, तो उनको अच्छा लगा, उन्होंने अपने स्पीच में इसको कोट किया। और ऐसा नहीं है कि मोदी जी उनके मुरीद रहे हैं। मनमोहन सिंह साहब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने भी सागर त्रिपाठी साहब के शेर कोट किए हुए हैं अपने स्पीचेज में जगह जगह, क्योंकि उनके शेर कोटेबल हैं। आप कोई भी गुफ्तगू करें, किसी भी जाविये से करें, कहीं ना कहीं अगर सागर त्रिपाठी साहब का कोई शेर आप उसमें डाल देते हैं तो आपकी बातचीत में, आपकी गुफ्तगू में असर पैदा हो जाता है। ये खूबी है उनके शेरों की। तो राहुल गांधी साहब के लिए मैंने कुछ शेर सागर त्रिपाठी साहब के निकाले हैं। एक गजल है उनकी, बहुत लंबी गजल है और बड़ी मशहूर गजल है। उनसे फरमाइश की जाती है जहां भी वो जाते हैं, चाहे देश में हो या विदेश में हो, कि साहब वो गजल सुनाइए आप। मैं उसमें से केवल 3 शेर पेश कर रहा हूं आपको। वो कभी शायद सागर त्रिपाठी साहब ने भी ये बात नहीं सोची होगी कि मैं जो ये गजल लिख रहा हूं, कभी भारत में इसका एक ऐसा किरदार सामने आएगा कि जो मेरी गजल को सच्चा बना देगा। शायर गजल लिखता है तो कभी कभी अपना एक तसव्वुर होता है, उसका कल्पना होती है, उससे भी शेर कहता है वो। लेकिन कभी कभी ऐसा किरदार मिल जाता है कि जो उसको सच कर देता है उसकी शायरी को। तो यही वो शेर हैं, और वो इस तरह से हैं कि सागर साहब के शेर मैं पेश कर रहा हूं। इसके पहले देखिए, एक 2 लाइन कबीरदास जी का एक दोहा है, बहुत मशहूर दोहा है कि झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप नहीं, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इसको अभ्रंश कर दिया बहुत से लोगों ने, और अपने मतलब के हिसाब से इसको तोड़ मरोड़ के इस तरह से पेश किया है कि झूठ बराबर तप नहीं, यानी उल्टा कर दिया। झूठ बराबर तप नहीं, सांच बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है बेटा सुखी न बाप। तो ये शेर राहुल गांधी जैसे लोगों के लिए, ये आज के लोगों के लिए ये काफी हद तक सच्चाई है इस शेर में। और ये जो सागर त्रिपाठी साहब के शेर हैं, ये तो कबीर तो थे, 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी बात है, लेकिन आज के शायर हैं सागर त्रिपाठी साहब, और आज के नेता हैं राहुल गांधी जी।
तो उन पर देखिए कितने फिट बैठते हैं सागर साहब के शेर के। वो कहते हैं कि अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो यह है लगातार झूठ बोलते हैं। आज एक झूठ, कल एक झूठ, परसों एक झूठ, परसों एक झूठ, लगातार जब से 9 जून 24 से विपक्षी नेता बने हैं राहुल गांधी जी। और उसके पीछे पहले जो थे वो सांसद तो थे ही, खैर, तो अपनी स्पीचेज में पहले भी बोला करते थे झूठ, और इस तरह से बोलते थे झूठ को आपको झूठ भी सच लगे, और झूठ की राजनीति पे केंद्रित है उनकी पूरी सियासत। कभी कभी क्या होता है कि जब कुछ आप कर नहीं सकते तो झूठे आरोप लगाते जाइए दूसरों पे, और आरोप इतने लगाइए कि एक स्थिति ऐसी पैदा हो जाए कि आपका झूठ सच लगने लगे लोगों को। इस उम्मीद पर राहुल गांधी जी इस तरह से झूठ बोलते हैं, और वो आगे जाके उनको उम्मीद है कि ये कभी ना कभी हमारा झूठ जो है वो सच हो जाएगा। एक हसीब सोच साहब हैं, एक बहुत अच्छे शायर हैं, मशहूर शायर हैं, मेरे दोस्त भी हैं। उनका हसीब सोच साहब का एक शेर है, और वो अपने शेर में ये कहते हैं कि यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, यहां मजबूत से मजबूत लोहा टूट जाता है, जो 100 झूठे इकट्ठे हों तो सच्चा टूट जाता है। आप इस तरह से, इस खूबी से आप झूठ को बोलिए कि झूठ को लगातार बोलेंगे तो कई बार सच भी टूट जाता है। ये कह रहे हैं वो अपने शेर में, ये एक सच्चाई भी है इस दौर की, आज के दौर में यही हो रहा है। लेकिन शायद राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी, उनकी जो लगातार पराजय झेल रही है, कई चुनावों में हारती चली जा रही है, उनको अगर लग रहा है ऐसा, तो वो गलत सोच रहे हैं कि वो इस तरह से हम मोदी को परास्त कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है, और वो देख चुके हैं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। अजब नहीं कि मेरे यार झूठ बोलते हैं, गजब तो यह है लगातार झूठ बोलते हैं। ये सागर त्रिपाठी साहब कह रहे हैं। और सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, ये सियासी मर्ज है, इनका राजनीतिक बीमारी है। सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, और हमारे साहिब गुफ्तार झूठ बोलते हैं। यानी हमारे साहिब गुफ्तार जो हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, जो हमसे बातचीत कर रहे हैं, सियासी रोग के बीमार झूठ बोलते हैं, और हमारे साहिब गुफ्तार झूठ बोलते हैं। और देखिए एक शेर और है उन्हीं का, सागर साहब का, कि हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, और हमारे मुंह पे लगातार झूठ बोलते हैं। तो उन्हें ना तो यह है, संसद में भी वो कई बार ऐसे झूठ बोलते रहे राहुल गांधी जी, मोदी जी खुद वहां बैठे रहते, तो उन्हें ये डर नहीं है कि हम ऐसा सरासर झूठ बोल रहे हैं। और वो आपने देखा होगा कि 2019 के चुनाव में उन्होंने कैसे झूठे आरोप, चौकीदार चोर है, ये नारा उन्होंने ही दिया था। और वो किसी भी चुनाव सभा में जाते थे तो सबसे पहला नारा लोगों से चौकीदार, इतना कहते थे, और उनके ही लोग बैठे रहते थे वहां, कांग्रेस के लोग कुछ इधर उधर कोनों में जाके बैठ जाते थे, वहां से आवाज लगाते थे चोर है। तो फिर वो पब्लिक तो जो है, वो तो भारत की पब्लिक जो है वो इतना समझती कहाँ है, उसमें अनपढ़ लोग भी होते हैं, तो वो जैसे लड़ाई होते हैं ना, तो एक तरफ से आवाज है, उन्होंने कहा हुआ तो उन्होंने कहा हुआ, उन्होंने कहा चौकीदार चोर है, तो वो पब्लिक भी, कुछ लोग एक तरफ से, कुछ लोग एक तरफ से चोर है का नारा लगवाते थे ये। और जब संसद में ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि ये बताइए आप क्या चौकीदार चोर हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आप नरेंद्र मोदी के लिए बात कहते हैं, क्योंकि अब स्पष्ट हो चुकी है बात, तो क्या सबूत है आपके पास? सबूत कोई नहीं था उनके पास। तो इस तरह से वीर सावरकर पर भी उन्होंने आरोप लगाए थे, वो बाद में माफी मांगना पड़ी उन्हें। ऐसे आरोप वो लगाते ही रहते हैं, आदी हैं वो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। आरोप लगाएंगे, या तो निकलने का रास्ता देख लेते हैं, उससे पैसे वहां से निकल के भाग जाते हैं आरोप लगाने के बाद, और या फिर अगर फंस जाते हैं तो अदालतों में जाके माफी मांग लेते हैं। उन्हें माफी मांगने में भी कोई शर्म नहीं है। तो हमारी पीठ के पीछे भी सच नहीं कहते, हमारे मुंह पे लगातार झूठ बोलते हैं। और मैंने जहां तक राहुल गांधी जी को महसूस किया है, राहुल गांधी जी हमारे देश के सबसे बड़े अदाकार हैं, सबसे बड़े एक्टर हैं। उनके डायरेक्टर कौन है? उनके डायरेक्टर वो सलाहकार हैं उनके,
जो कांग्रेस पार्टी के जो सिपहसालार हैं, कि जो खुद तो इतना 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 झूठ नहीं बोल सकते वो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि झूठ की भी एक सीमा होती है, हम बोलेंगे तो हमारी इमेज खराब हो जाएगी। कई कई नेता तो छोड़ के चले गए। गुलाम नबी आजाद ने तो खुल के कहा था, कहने साहब आप पूरे कांग्रेस पार्टी के नेताओं से चाहते हैं कि वो नारे लगाएं, और इन्होंने यही किया था राहुल गांधी ने। कहा जब मैं कह रहा हूं चौकीदार चोर है तो आप लोग क्यों नहीं कहलवाते, नारे क्यों नहीं लगवाते? तो मैं तो नहीं लगा सकता। मनीष तिवारी, ऐसे अनंत शर्मा, ऐसे कई लोग गुजरे हैं, और कपिल सिब्बल भी बाद में कांग्रेस छोड़ गए। वो ठीक है, उनकी हमें यहाँ मिलाते थे, लेकिन कहां तक मिलाएं? कोई आधार तो होना चाहिए ना। आप जो कह रहे हैं कि ये हम कह रहे हैं तो आप भी कहिए, तो आधार कोई नहीं है तो वो तो नहीं कर पाए। लेकिन अब उन लोगों ने ऐसा निकाला है एक तोड़ के स्क्रिप्ट लिख के दे देते हैं राहुल गांधी को, और राहुल गांधी के जो मीम वगैरह जो बनाए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर, पप्पू की तरह उन्हें पेश किया गया है। तो अब तो जनता भी उनकी बातों को गंभीरता से लेती नहीं है, वो भी समझ गई कि ये कुछ ना कुछ है गड़बड़। जब इनको इस तरह पप्पू कहा जा रहा है तो कहीं ना कहीं है, इनके अंदर कहीं कुछ ऐसी चीज है, तो वो भी अब उनको गंभीरता से लेते नहीं है। लेकिन वो अभी भी नहीं समझ पा रहे। जो स्क्रिप्ट उनको बना के दे दी जाती है तो वो कहते हैं। अब की बार उन्होंने क्या मुद्दा उठा लिया, उन्होंने मोदी पे और मोदी की सरकार पे खुला हमला बोला है कि साहब ये सरकार जो है ये हमें विपक्षी नेताओं से मिलने नहीं देती। पुतिन आए हुए हैं, कल रात में पुतिन भारत की यात्रा पे आए हुए हैं, 2-2.5 दिन का उनका कार्यक्रम है, तो वो कह रहे हैं कि साहब आप हमें मिलने नहीं दे रहे उनसे, आपने रोक दिया उनको। जबकि बीजेपी ने इसका खंडन किया है। संबित पात्रा बीजेपी की तरफ से सामने आए और नेता भी आए, और ये हकीकत भी है कि ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि आप कोई भी विदेश का नेता आएगा तो, या राष्ट्रपति आएगा, प्रधानमंत्री आएगा तो यहाँ जो विपक्ष का नेता है वो उससे मिलेगा। ये तो एक विकसित कर ली गई थी और वो चली आ रही, ये बात सही है। वो ये उन्होंने कहा है, राहुल गांधी ने कहा अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम में, मनमोहन सिंह साहब के टाइम में, या उसके पहले भी जो परंपरा थी वो यही थी कि उनको मिलने की उनके लिए एक प्रोटोकॉल बनाया जाता था और उनकी मुलाकात कराई जाती थी विपक्षी नेताओं से जो भी आते थे। लेकिन वो कोई ऐसा नहीं है, कोई बंदिश नहीं थी जो ये प्रोटोकॉल की बात करें, प्रोटोकॉल नहीं था वो एक परंपरा बन गई थी। अच्छा, उसमें भी बीजेपी के नेताओं ने भी कहा इस बात को, और ये सच्चाई भी है कि विदेश का जो भी नेता, जो भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति आता है भारत या किसी और देश में जाता है, तो वो ये तय करता है कि हमें विपक्ष के नेता से मिलना है या नहीं मिलना है। अगर वो मिलना चाहता है तो सरकार कोई पाबंदी लगाना भी चाहे तो नहीं लगा सकती, वो तो मिल लेगा। पाकिस्तान में से ऐसे कई बार हुआ कि पाकिस्तान के लोग यहाँ आए और हिंदुस्तान की सरकारों ने चाहा कि जम्मू कश्मीर के नेता जो अलगाववादी नेता थे उनसे ना मिलें, लेकिन उनने मुलाकात की जाके, वो कहीं भी कर ली उन्होंने, अपने उनके दूतावास में कर ली, पाकिस्तानी दूतावास में कर ली। ऐसे ही रशियन दूतावास में कर सकते थे राहुल गांधी जी से मुलाकात अगर चाहते। तो ये तय करता है विदेश का जो नेता आया हुआ है, और वो और उसका प्रतिनिधि मंडल, उसके साथ जो आती है टीम, वो ये तय करती है कि हमें क्या कार्यक्रम बनाना है भारत में, किससे मिलना किससे नहीं मिलना। तो उन्होंने खुद ही नहीं ये चाहा कि हम मिलें राहुल गांधी से। राहुल गांधी से क्यों मिलेंगे भाई? राहुल गांधी जब विदेशों में जाके, अमेरिका में और इंग्लैंड में जाके ये कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र को धराशायी कर दिया और मैं लोकतंत्र को वहां बचा रहा हूं, ऐसे आज तक किसी नेता ने विपक्षी कहा है ये जाके विदेश में? तो आप तो खुल के इस तरह की चीजें कर रहे हैं कि जो भारत का नाम मटिया मेट करना चाहते हैं आप, और आपके पास कोई आधार होता नहीं है। अरे आप कोई अगर बात कर रहे हैं तो कोई सबूत भी तो दीजिए, सबूत है ही नहीं है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट सबूत मांगता है तो आप दाएं बाएं हो जाते हैं, माफी मांग लेते हैं, या कोई और कहीं पत्रकार लोग सबूत मांगते हैं तो आप इधर उधर हो जाते हैं, आप जवाब नहीं देते। कहीं कह रहे हैं कि वो 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में डाल दिए नरेंद्र मोदी ने पिछले चुनाव में, इन्होंने कहा था 2019 के। कभी राफेल के आधार पे के साहब इन्होंने राफेल में घपला किया, बहुत बड़े पैमाने करोड़ों रुपए खा गई है सरकार। तो ये वही राहुल गांधी हैं जो बरगलाते हैं पब्लिक को, और इनको ऐसा लगता है कि पब्लिक तो नादान है और वो समझती नहीं है चीजों को, हम अगर कहेंगे तो हमारी बात को सही मान लेगी वो। अब वो दौर नहीं रहा। कुछ लोग मान सकते हैं सही, लेकिन सब नहीं मानेंगे, और जो लोग मान सकते हैं उसमें भी बहुत सारी जो आबादी है वो मुस्लिम भाइयों की है कि वो अशिक्षित हैं। हिंदुओं में भी हैं कुछ लोग जो उनकी बात को सच मान लेते हैं कि चौकीदार होगा चोर। इस तरह की जो बातें उन्होंने कही, मुझे अच्छी तरह याद है कि जब ये चौकीदार चोर का नारा लगवाते थे, मैं भी चूंकि एक जर्नलिस्ट हूं और 35-40 साल से यही काम कर रहा हूं,
तो मैंने कुछ मुस्लिम भाइयों से पूछा ये बात को कि साहब आप बताइए कि नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं। और वो ऐसे लोग नहीं थे, वो उम्र दराज लोग थे, 70-70 80 साल के। पहले वो तो चोर है, हमने चोर है ये अरे कल वो तो खुल के कह रहे हैं, वो विपक्ष के लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं चोर है। तो हमने आपको क्या लगता है, आप भी ऐसे ही मानते हैं क्या चोर है? बिल्कुल चोर है। कल उन्होंने तो अपनी 7 पीढ़ियों के लिए कल ऐसा बंदोबस्त करके रख लिया, राजनीति में आगे 7 पीढ़ियां खाई उनकी। तो हमने कहा भैया उनकी 7 पीढ़ियां हैं ही कहां, उनके तो बच्चे ही नहीं है। अब इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए वो। और हमने कहा कि देखिए आज का दौर वो दौर नहीं है। अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा, राजनीति में घपले करेगा, तो मीडिया इतना सक्रिय है, और विपक्ष का भी मीडिया, विपक्ष के भी लोग हैं, मीडिया भी है, और विदेश का भी मीडिया है, तो कोई बच नहीं सकता। वो आरोप जो है वो तुम्हारे ऊपर लगाए जाएंगे और तुम फंस जाओगे और बच नहीं पाओगे। तो ऐसे कोई आरोप तो लगे नहीं अभी तक मोदी। अरे कल है उससे क्या होता, वो तो खरीद के रखा हुआ है मीडिया को उन्होंने। तो इस तरह से भी राहुल गांधी के नारों का असर होता है, और यही वो वजह है कि उनको लगता है कि मुसलमान हमें वोट दे देंगे। अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के बहुत बड़े नेता ने स्टेटमेंट दिया था कि कांग्रेस ही मुसलमान है और मुसलमान ही कांग्रेस है। खुल के कहा उन्होंने। और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट लाए थे ये मनमोहन सिंह की सरकार में, उसमें तो आपने देखा ही था कि साफ साफ कहा गया था कि देश के संसाधनों पे पहला हक जो है वो अल्पसंख्यकों का है। और अल्पसंख्यक कौन, उसमें भी मुसलमान भाइयों को इन्होंने माना था सबसे ज्यादा। इनके साथ जाति हो रही, ये गरीबी में जी रहे, इनके बच्चे नहीं पढ़। अरे आप 12-12 15-15 बच्चे पैदा कर रहे, 3-3 शादियां कर रहे, 4-4 शादियां कर रहे, और कमाने की कोई कुव्वत नहीं है। दारू पी के, शराब पी के आप पड़े रहते हैं घरों में, तो बच्चे क्रिमिनल बन रहे हैं आपके। तो अब इसमें सरकार क्या करे? सरकार जितनी सुविधा दे सकती है आपको, भैया फिर मुफ्त में राशन दे रही, और क्या चाहिए? 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा, उसमें सबसे ज्यादा राशन लेने वाले मुसलमान भाई हैं, और वही भाई हैं जो कि इस तरह के काम राहुल गांधी जैसे आरोपों को सही मान लेते हैं। तो क्या चाहते आप? बहरहाल वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग बात करते हैं और आगे फिर करेंगे कभी। लेकिन अभी तो हम बात ये कर रहे हैं, तो ये जो कह रहे हैं कि हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, और ये सरकार जब से आई है इसने ये परंपरा तोड़ के रखी हुई है। इसके पहले तो मिलना होता था और मिलाया जाता था, और अब वो मिलाया जाता था वो ठीक है, लेकिन कोई उसका प्रोटोकॉल थोड़ी था। अरे परंपरा तो इनके कांग्रेस की सरकार में जब मनमोहन सिंह मुख्यमंत्री थे तो ये होता था कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी क्या थी, एक सांसद की हैसियत से ये लोग जो है प्रतिनिधिमंडल बन के मिलते थे विदेशों से। कोई ना विपक्षी नेता थे ये लोग, ना कुछ थे। तो ये मनमानी चलती रही इनकी, आज भी वही चलाना चाहते हैं। तो अब क्यों चलेगी भाई? कभी ना कभी तो अंत होगा तुम्हारी मनमानी का। अब उनको बुरा लग रहा है। और जो ये बात कह रहे हैं कि साहब हमें मिलने नहीं देते, तो हम आपको ये बताएं कि इनको अभी 9 जून 2024 को विपक्षी नेता बने भारतीय संसद में, और वो भी बरगला के बने। उल्टे सीधे आरोप लगाए उन्होंने सरकारों पे, और वो बाद में पता पड़ा कि वो सब आरोप झूठे निकले, लेकिन वोट डाल दिए लोगों ने, और खासतौर से कुछ उसमें मुस्लिम भाई भी थे, तो ये जीत गए। इनकी सीटें इतनी आ गई, 99 सीटें। पिछली बार तो 2019 में तो इतनी भी सीटें नहीं मिली थी कि विपक्ष के नेता भी बन जाता है इनमें से कोई कांग्रेस में। इतनी 10% सीट चाहिए पड़ती, 543 सीट है संसद की, तो इतनी भी नहीं मिली थी कि 10% भी आ जाए। अब की बार 99 आ गई, तो इनको ये लग रहा है कि हम तो बहुत आगे बढ़ गए। अरे 99 सीट से सरकार बना लोगे क्या? सरकार तो अभी भी मोदी की ही है। इतना समझ में नहीं आ रहा आपके? आप ये सब कर रहे हो प्रपंच, और बाद में जब जनता की समझ में आया और मुस्लिम भाइयों की भी समझ में आ गई ये बात कि इन्होंने धोखाधड़ी करके वोट लिए, ये तो यही करते। अभी कर्नाटक में चुनाव हुआ था, तो वहां के जो लोगों से, खासतौर से महिलाओं से इन्होंने प्रपत्र भरवाया कि इतना रुपया हम आपको देंगे, 1100 रुपए देंगे किसी कुछ, और वो बाद में किसानों का कर्जा माफ करेंगे। वहां पे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, तो वहां पे भी इन्होंने यही कहा था। बाद में किया नहीं इन्होंने, पाबंदियां लगा दी, शर्तें लगा दी। बहुत कम किसानों का उसमें दायरे में आ रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। पहले कह रहे थे सारे किसानों को माफ करेंगे। यही अभी उन्होंने फार्म भरवाया कि अगर हमारी सरकार आएगी तो खटाखट हम इतना रुपया डालेंगे आपके खाते में। अब बेचारी मुस्लिम औरतें, पर्दा नसीन औरतें, बुरके वाली औरतें बाद में वो रो रही, वो मीडिया के सामने आ रही है, साहब हमारे जो फार्म भरवाए थे वो पैसे दे ही नहीं रहे लोग। आप चुप होके बैठे हुए कर्नाटक में। तो ये काम ही करते हैं। ये चाह रहे हैं किसी तरह से हम इसी तरह केंद्र में भी आ जाएं, एक बार तो आ जाएं हम, फिर तो हमने देखा। तो वो अब जनता होने नहीं देगी।
अब तो ये हुआ कि जब वो धोखे में इनने 99 सीटें ले ली थी और विपक्ष के जो सपा वगैरह के और लोगों ने भी ऐसी बरगला की सीटें ले ली थी लोगों से, लेकिन बाद में जब लोगों की समझ में आई तो फिर नहीं दिया उन्होंने। जहां जहां चुनाव हुए, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे अब ये बिहार में चुनाव हुआ, बहुत बुरी पराजय हुई इन लोगों की। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जनता समझ चुकी है। और अभी जो 2029 में अभी जो संसद का चुनाव होगा तो उसमें भी इनकी दुर्गति तय है बिल्कुल। ये बिल्कुल, चूंकि अब जनता समझ चुकी है, अब इनकी बातों में आने वाली नहीं है। लेकिन राहुल गांधी का भूत अभी तक उतर नहीं रहा है। करना तो कुछ नहीं चाहते हो, कोई ऐसी स्कीम्स लेके आओ। अरे मोदी से अच्छी स्कीम्स लेके आओ, तुम अच्छा काम करके दिखाओ लोगों को। सरकार से ही थोड़ी कुछ होता। तुम्हारे पास दुनिया अभी भी तुम्हारी सरकार है कई प्रदेशों में, वहां तो करके दिखाओ काम लोगों को। जनता को लगे कि नहीं कांग्रेस हमारे लिए हित का काम कर रही, तो वो तुम्हें वोट देगी। अब तुम करना धरना कुछ है नहीं तुम्हें, और चौकीदार चोर है और फलाए और ढिकाए हमें मिलने नहीं दे रहे, सब अनर्गल आरोप लगाते हैं। मैं तो ये कहूंगा कि सबसे बड़ा ड्रामेबाज है ये राहुल गांधी आज तक के भारतीय इतिहास में, चाहे वो राजनीति का इतिहास हो और चाहे वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री हो। ये भी हम कह दें, हमारी फिल्म इंडस्ट्री के कई अभिनेता ऐसे रहे हैं, अभिनेत्रियां रही हैं, जैसे मीना कुमारी हैं, दिलीप कुमार हैं, नरगिस हैं। इनके बारे में ये कहा जाता था कि जब ये एक्टिंग करते थे तो लगता ही नहीं था कि एक्टिंग कर रहे। यही अब राहुल गांधी का हो गया। झूठ भी इतने सलीके से वो बोलते हैं कि लगता ही नहीं है कि झूठ बोल रहे। लेकिन अब चूंकि जनता जागरूक हो गई और उनको पहचान भी गई कि ये क्या शख्स है, तो अब वो चीजें उनकी वो चल नहीं पा रही। लेकिन वो मान नहीं रहे। उनको अभी भी भूत सवार है कि इसी आधार पे यही करते रहो तो हम एक दिन जीत जाएंगे। तो ये कुल मिला के जो ये कह रहे हैं ना कि हमें ये प्रोटोकॉल है, ये प्रोटोकॉल वगैरह कुछ नहीं है ये। और ट्रंप तुमसे मिलना भी नहीं चाहेंगे। तुम जाके वहां पे अमेरिका में जाके कहते हो अमेरिका की सरकार से कि भारत का लोकतंत्र बचा लो। इंग्लैंड में जाके कहते, तो तुम उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रंप तुमसे मिलना चाहेंगे? इतना अच्छा काम इंडिया में। ट्रंप ने एक नारा दिया कि भारत की इकोनॉमी जो है वो डेड इकोनॉमी है, और रूस और भारत मिलकर अपनी नैया डुबो रहे, तो डुबो ले, हमें क्या करना। बिना सोचे समझे इन्होंने उसके ट्रंप के बयान को दोहरा दिया राहुल गांधी ने। ये तो यही काम करते। कोई भी मोदी के खिलाफ बोले या भारत के खिलाफ बोले या यहाँ की सरकार के खिलाफ बोले तो ये उसी को, उन्होंने कहा वो विमान गिर गए ऑपरेशन सिंदूर में भारत के, तो इन्होंने अरे विमान, ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दे दिया, गिर गए। किसने गिराए, किसके विमान गिराए, पहले पता तो कर लेते हैं। आप बाद में मालूम ये पड़ा कि फ्रांस ने बयान दे दिया कि हमारा कोई राफेल नहीं गिरा। कह रहे थे राफेल गिर गए 5-6, और 5-6 विमान गिरे, उसमें राफेल भी थे। अरे तो सबूत तो लाइए, सबूत है ही नहीं कोई। अब बाद में पता ये पड़ा कि वो विमान ज्यादातर पाकिस्तान के ही थे जो गिरे। भाई ट्रंप बहुत शातिर लोग हैं ये लोग। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, ट्रंप कोई मामूली आदमी है क्या? ट्रंप की राजनीति जो है वो जिस तरह से चुनाव जीत के आए वो कभी जीत ही नहीं सकते थे। अमेरिका ने उन्हें हरा दिया था चुनाव में पिछली बार, बाइडन को लाए थे, और इन लोगों ने अति कर दी थी। इन्होंने तो संसद में नए राष्ट्रपति को, बाइडन को शपथ लेने का जो इतना मुश्किल कर दिया था उनका काम, और जो अराजकता फैलाई थी ट्रंप की वो अभी छुपी थोड़ी है, वो सबको मालूम है। अब वो राष्ट्रपति बन गए तो उनको उन्होंने चीजों को सबसाइड करवा दिया, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये किया था ना इन्होंने कि हमें हराया गया, जबरदस्ती हराया गया। अरे ऐसे कोई हराता है जबरदस्ती? फिर मानना पड़ा बाद में। तो बाइडन ने शपथ भी ले ली। अब की बार फिर ये बरगला के जनता को, ट्रंप जो राहुल गांधी काम कर रहे हैं वही तो ट्रंप कर रहे हैं। वो बरगला के उन्हें वोट ले लिए। और आज क्या हो रहा है अमेरिका में, उनकी जो नीतियां हैं ट्रंप की, जो भी नीतियां बना रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छी नीतियां बना रहे हैं, उसके खिलाफ हो गई अमेरिका की जनता। 70 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्रंप के खिलाफ अमेरिका की सड़कों पर प्रदर्शन किया था। अभी अच्छी तरह से आपको जानते हैं इस बात को, मीडिया में आया, हर जगह आया वो चीज। तो ये स्थिति है। और राहुल गांधी जी जो है वो उनसे, ट्रंप से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। उन्हें लग रहा है जैसे ट्रंप आ गए सत्ता में, ऐसी कांग्रेस भी आ जाएगी, और कांग्रेस आ जाएगी तो हमारा जो है वो हो जाएगा काम। क्योंकि अगर कांग्रेस आ गई तो फिर तो हम प्रधानमंत्री बनने से हमें कौन रोकेगा। वो ख्वाब देख रही है, शेख चिल्लियों वाले ख्वाब। वो तो ट्रंप हैं, वो तुमसे ज्यादा समझदार थे कहीं ना कहीं, इसलिए तो जीत गए। तुम नहीं जीतने वाले। और अब तुम इस तरह के आरोप लगा रहे कि हमें विपक्षी लोगों से मिलने नहीं देते, नेताओं से, हमें विदेश हम जाते हैं तो हमें रोक देते हैं। वो वहां पे विपक्ष में ये कह दिया जाता कि साहब आप इनसे ना मिलिए,
क्योंकि ये जो है ये विपक्षी नेता है और ये भारत के खिलाफ है, ऐसा कहते हैं वो। तो ये तो बहुत ही गलत बयानबाजी है। आप देश के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, आप विदेश में जाके भारत की बुराइयां कर रहे हैं। ऐसा कोई आज तक कोई नेता नहीं हुआ विपक्ष में जिसने ये किया हो। तो आप तो विपक्षी नेता बनने लायक ही नहीं हो। वही बात अभी रेवंता रेड्डी हैं जो वहां तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, इन्हीं की पार्टी के हैं, कांग्रेस के। उन्होंने ये खुल के कहा था अभी कि आप विरासत से, आप परिवारवाद से आते हो, तो परिवारवाद से आप नेता तो बन सकते हो, सांसद बन सकते, लेकिन अक्ल नहीं ला सकते। अक्ल कहां से लाओगे? तो अक्ल है ही नहीं उनके अंदर। अक्ल नहीं है तभी तो इस तरह के मीम बनते हैं उनके खिलाफ। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये राहुल गांधी जो कर रहे हैं, ये चीजें अब आमतौर पे लोग समझ चुके हैं और उनको खिलाफ हैं उनके इस तरह के। वो नहीं चाहते कि अब आप सत्ता में आए, कांग्रेस सत्ता में आए, क्योंकि अगर कांग्रेस किसी तरह से भी सत्ता में आ गई तो फिर तो समझ लो कि प्रधानमंत्री तो राहुल को ही बनना है। प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में तो इन्होंने पिछले चुनाव में प्रियंका जी को भी नेग्लेक्ट कर दिया था, अपनी बहन को उत्तर प्रदेश तक सीमित कर दिया उनको कि प्रभारी वहां का बना दिया। आप ये देखिए, पूरे देश से कोई मतलब ही नहीं है आपको। और जो फजीयत हुई इनकी बाद में चुनाव में, तब इनकी समझ में आई। मैं तो इतना कहूंगा कि राहुल गांधी से बहुत ज्यादा समझदार हैं प्रियंका। अरे कोई भी स्टेटमेंट देती हैं तो बिल्कुल एकदम आधारहीन नहीं होता वो। कोई अगर बात कहती है तो कहीं ना कहीं उसका आधार होता है। ये तो कोई आधार ही नहीं होता, बिल्कुल सरासर झूठ बोल देते हैं। ट्रंप ने कहा कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, इन्होंने भी कह दिया डेड। अरे वो तो देख रहे हैं आप कि वो भारत का बिल्कुल आमादा है कि यहाँ के प्रधानमंत्री को, यहाँ की सरकार को उनकी बात नहीं मानी गई और वो खंडन कर दिया मोदी जी ने और इनकी सरकार ने कि साहब इन्होंने कोई मध्यस्थता नहीं की पाकिस्तान से और हिंदुस्तान की लड़ाई में। वो कह रहे हैं हमने मध्यस्थता की। तो वो तो एक तरह से आक्रामक रुख अपना लिया ट्रंप ने। और फिर वो व्यापार के मुद्दे पे भी नहीं झुके मोदी। यही तो अभी ट्रंप ने कहा है कल जब आए हैं कि मोदी उस व्यक्तित्व का नाम है जो किसी कोई झुका नहीं सकता दुनिया में, अब ना भारत को झुका सकता। तो मोदी ने ना तो सर ऊंचा कर दिया भारत का 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से। भारत की कोई वैल्यू थी कहां पहले? मनमोहन सिंह गए थे अमेरिका तो इनकी स्थिति क्या थी वहां पे? तलाशी ली गई थी सब हटा हटू के इनके चीजों को। और मोदी वो शख्स है कि जो इन्हीं कांग्रेस की ये करते थे ये काम। कांग्रेस की सरकारों ने अमेरिका को भड़काया, वहां के राष्ट्रपतियों को भड़काया कि इनको मोदी को नहीं आने दो, तो इनको तो वीजा ही नहीं दिया था। आज समझ में आ गया उनकी कि मोदी कोई ऐसी शख्सियत नहीं है जिसको हम रोक सकें। मोदी एक आंधी है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अब वो कह रहे हैं कि हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी विदेश नीति अपना के रखी हुई है मोदी ने कि अच्छे घबरा रहे उनसे। वो ट्रंप का भारत आना भी उसी विदेश नीति का हिस्सा है। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका तो लड़वा देता है देशों को, यही करता रहा है वो हमेशा। अभी यूक्रेन का क्या हुआ देखिए, आपको एक बहुत छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि एक नेता थे, राजनेता थे, मंत्री थे वो। तो उनका बेटा जब बड़ा होने लगा तो वो भी सोचता है कि यार जो हमारे पापा करते हैं वही हम करें। तो जब बड़ा हुआ 16-17 साल का तो कह लगे कि पापा हम भी राजनीति में आना चाहते। राजनीति में आना चाहते? क्यों आना चाहते? अरे कह लगे हमें तो यही अच्छा लगता है राजनीति। आपका ग्लैमर हम देखते हैं, कितने सारे अधिकारी और सारे बड़े बड़े पुलिस के और नेता और मंत्री और विपक्षी नेता सब दरबार लगाए यहाँ पे आप लगा के बैठते हो, और ग्लैमर इसमें जो है राजनीति वो तो कहीं हमने देखा ही नहीं, तो हम तो राजनीति में आना चाहते। उन्हें अच्छा, अब वो नहीं चाहते थे क्योंकि राजनीति का उनका तजर्बा अच्छा नहीं रहा था। 20-30 साल से राजनीति में थे और वो राजनीति में तो ये होता है कि आपको जनता अगर हरा दे तो घर में दीपक जलाने वाला नहीं मिलेगा, आपकी ऐसी स्थिति हो जाती कई बार। वो जानते थे अच्छी तरह कि हमें अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाना, तो नहीं माने, कहले नहीं हमें तो आना है। अच्छा कहले ठीक है, तुम एक काम करो, ये बालकनी पे चढ़ जाओ। छोटा उनका घर था, बालकनी एक कमरा ऐसा था कि जो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं था। कहले इसमें से आप कूदे आओ। अरे कहले हम इधर से कूदेंगे तो हम चोट नहीं लग जाएगी, हमारे हाथ पर नहीं टूट जाएंगे या कुछ और भी हो सकता। अरे कहले नहीं होगा, तुम्हें अपने बाप पे भरोसा है, हम नीचे खड़े हुए, हम तुम्हें गोदी में ले लेंगे। अब उसने ये नहीं देखा बेटे ने कि यार ये बाप कह रहा है, जब बाप कह रहा तो उस पर शंका कहां से पैदा होती। कहले ठीक है, कूद गया वो। इनने उसको लपका ही नहीं तो गिरा नीचे, हाथ पैर टूट गए।
अब अस्पताल में जब भर्ती हुआ, ये गए, उन्होंने कहा साहब पापा आपने ये क्या करा? कहा बेटा तुम्हें तो भूत सवार हो गया था राजनीति का, और कोई दूसरा तरीका ही नहीं था कि हम तुम्हें और तरीके से समझाते। तो राजनीति एक ऐसे क्षेत्र का नाम है जहां पे किसी का कोई भरोसा नहीं कर सकता, बाप का भी नहीं कर सकता, ये हमने तुम्हें बताया। तो ऐसी गंदी जगह पे तुम क्यों आना चाहते? यहां पे तो वही आए जो अपना जो पतन चाहता हो। तो अगर देखा जाए तो ये जो अमेरिका था, समझ लो इसको, अगर आप ऐसे समझो कि बाप जो है वो अमेरिका था और बेटा जो है वो यूक्रेन। उसने कह दिया कि तुम कूदे आओ, हम तुम्हें लपक लेंगे, मदद कर देंगे। देखो मरवा दिया उसने यूक्रेन को। आज हाथ भी खींच लिया और यूरोपियन कंट्री उसकी मदद कर रहे हैं। अमेरिका बार बार धमका रहा है कि ठीक है यूरोपियन कंट्री तुम्हारी मदद कर रहे हैं, और हम अगर तुम ये समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करोगे। पुतिन से मिल गए हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, अपने व्यवसायिक हित देख रहे हैं उसमें, राजनीति के हित देख रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तुम इनको सरेंडर कर दो और अपनी ये क्षेत्र छोड़ दो अपने, वो रूस को दे दो। वो कह रहा मैं नहीं छोड़ूंगा। तो मरवाने वाला तो अमेरिका है जो यूक्रेन को मरवा दिया। तो ऐसी चीज है गंदी राजनीति, आप समझिए। और इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि ये जो इनको चस्का लग गया, जैसे कि शेर के मुंह में कहते हैं ना कि खून लग जाए अगर, तो वो या कुत्ते के मुंह में खून लग जाए अगर आदमी का, तो वो काटना शुरू कर देता है। शेर को, आदमियों को आदमखोर हो जाता है, वो आदमियों को खाना शुरू कर देता है। और जब तक खून नहीं लगा, तो अब राहुल गांधी के मुंह में राजनीति का खून लग गया। वो अच्छी तरह समझ रहे हैं कि राजनीति में ग्लैमर है, सब कुछ है, और हमारे परिवार ने, हमारी पीढ़ियों ने मौज की राजनीति में, तो हम भी करेंगे। तो ये है उनकी कहानी। तो इसलिए वो इस तरह के तमाम, अब ये एक मुद्दा उठा लिया कि साहब हमें मिलने नहीं दिया जा रहा, और हम विदेश जाते तो विदेश में भी, जबकि हमने अभी आपको बताया कि ये इतने देशों के राष्ट्रपति आए, प्रधानमंत्री आए, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई, मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए, मलेशिया के आए, न्यूजीलैंड के आए, और ये सब राहुल गांधी से इनकी मुलाकातें हुई। और इसकी तस्वीरें हैं, वीडियो हैं, सब इनकार भी नहीं कर सकते वो कि हम नहीं मिले। और फिर भी ऐसे कह रहे हैं, इतना सफेद झूठ बोल रहा है कि ये सरकार हमें मिलने नहीं देती। अरे आप इतने नेताओं से मिले और एक पुतिन से नहीं मिल पा रहे, क्यों? पुतिन आपसे मिलना ही नहीं चाह रहे है। क्या हैं आप विपक्ष के नेता ही तो हैं, और कोई आपकी हैसियत नहीं है। आपकी ये जो इमेज खराब आपने अपनी कर लिया झूठ बोल बोल के, ये केवल हिंदुस्तान में खराब थोड़ी है, विदेशों में भी खराब है। विदेशों में भी कोई संजीदगी से नहीं लेता राहुल गांधी को। सब जानते हैं कि राहुल गांधी कोई भरोसा नहीं है, कोई भी बात कहते हैं, चाहे मोदी के खिलाफ, चाहे भारत के खिलाफ, चाहे यहाँ के लोकतंत्र के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, तो वो बातें झूठी भी हो सकती हैं, बाद में वो झूठी निकलती हैं। और लगातार जब ये अभी इन्होंने एक आरोप लगाया था कि साहब वो जो फायदा है पेट्रोल का, रूस से तेल खरीदा है, और ये फायदा जो हो रहा है तो ये अडानी की जेब में जा रहा है। पेट्रोल पंपों से आप जो पेट्रोल भरवाते हैं, हम लोगों को इन्होंने कहा कि जो पेट्रोल आप लेते हैं वो अडानी की जेब में जा रहा हो पैसा। अरे अडानी के पेट्रोल पंप है कहाँ? अंबानी के तुम कहते तो थोड़ा बहुत समझ में आता था, जियो के हैं भी पेट्रोल पंप कुछ, और उनके रिफाइनरीज वगैरह भी हैं ज्यादा, वो काम भी कर रहे हैं। इनका अडानी का तो उतना काम भी नहीं उस क्षेत्र में। तो अभी तक इनका था क्या कि आरोप लगाओ भाग जाओ, लेकिन अब सरकार ने अपना रुख बदल दिया है। अब इनको भागने नहीं देती वो, इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, नीचे की अदालतों में जाते हैं मामले, और अभी इनके खिलाफ चल रहा है। अभी देखिए नेशनल हेराल्ड का मामला है। आप जमानत पे हो बाहर, फिर भी बाज नहीं आ रहे। आपकी मां जमानत पे, आप जमानत पे, और आपकी बहन के जो पति हैं, आपके जीजा श्री, वो जमानत पे। वो आपकी समझ में ही नहीं आनी चाहिए कि सरकार के रहमो करम पे आप मौज कर रहे हैं। ये मोदी की और बीजेपी की सहनशील सरकार है। कोई और सरकार होती, आपने क्या किया था मोदी के साथ? जब आपकी सरकार थी तो आपने उल्टे सीधे आरोप लगा के मोदी को जेल भेजने में कोई कोर कसर रखी थी? सुप्रीम कोर्ट को भी बरगलाया, सबूत इकट्ठे करके, फर्जी सबूत, बाद में फर्जी सबूत सब खुल गए, तो सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया मोदी को। तो वो आरोप लगा दिया इनके ऊपर के साहब गोधरा कांड जो हुआ था वो मोदी ने करवाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, इसमें कोई आरोपों में सच्चाई नहीं है। तो आप लोग तो बोलो हो, आप ही की सरकार होती और आज आप मोदी की जगह होते तो फिर जनता समझ सकती क्या करा। लेकिन मोदी की सहनशीलता की वजह से आप आज बाहर घूम रहे हो, जमानत पे होके भी घूम रहे हो।
अगर सरकार या सुप्रीम कोर्ट अगर आज चाहे तो आज आप जेल चले जाओगे, कोई नहीं बचा पाएगा आपको, क्योंकि आरोप तो है ही आपके पहले से ही। तो ये आप समझ लीजिए कि अच्छा ये राहुल गांधी वही राहुल गांधी है, झूठों का इनकी झूठ की कोई इंतहा ही नहीं है, कोई सीमा ही नहीं है। ये वही है जो चीन के राजदूत से 2019 में चीनी दूतावास में जाके मिले थे दिल्ली में रात के अंधेरे में। और जब ये बात खुली और इनके ऊपर सवाल जवाब किए पत्रकारों ने, कहले मैं मिला ही नहीं हूं। बाद में चीन के प्रवक्ता ने खुद ये बात आगे कही कि नहीं उनकी मुलाकात हुई थी। अब रह गई ये, अरे क्यों झूठ बोले आप? क्या इरादा था आपका? क्यों गए थे आप? कुछ ना कुछ देश विरोधी आपकी भावना थी, क्योंकि चीन उन दिनों तो गलवान पे उस पर सब कब्जा किए हुए था। और ये सब जो है भारत ने तो, प्रधानमंत्री मोदी ने तो कभी उनसे बातें ही नहीं की, राष्ट्रपति से, वहां के जिनपिंग से। अभी जब वो झुके और तमाम ये रूस के ताल्लुकात हिंदुस्तान से अच्छे हुए और समीकरण बदले और अमेरिका रूस के भी खिलाफ हो गया और चीन के भी खिलाफ हो गया भारत के, तब जाके ये थोड़ा सा बदलाव आया, तब जाके चीन के राष्ट्रपति से बात हुई, अब वो संबंध सुधार रहे हैं। तो जब सरकार नहीं मिल रही, आप क्यों मिल रहे जाके? और आप कह रहे कि विपक्षी नेताओं को ये मिलने नहीं देते। अरे तुम्हें कौन रोक रहा मिलने के लिए? चीन के राजदूत से तुम मिलने गए थे तो क्या सरकार ने तुम्हें रोक लिया था? मिलके आए थे और फिर बाद में झूठ भी बोले थे। और जब चीन ने खुद ही उसका कबूलनामा कर लिया कि हाँ ये आए थे, तब फिर तुम रह गए। आप बयान ऐसे देते हो कि अगर मैं मुंह खोल दूंगा तो संसद में भूकंप आ जाएगा। मोदी को ढूंढ, अभी आपने ये जो SIR की जो प्रक्रिया चल रही, जब इसकी शुरुआत खलबली हुई इसमें और आपको लगा कि यार चुनाव आयोग मान नहीं रहा, ये करा, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके और चुनाव आयोग पे आरोप लगाए, वोट चोर कहा उसको और धमकी दी चुनाव आयुक्त को, ज्ञानेंद्र कुमार को, कि हमारी जब सरकार आएगी तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें तीनों आयुक्तों को। आप तो ये करते हैं। तो आप कोई सीमा है आपकी कि नहीं है? आप ये ऐसे आज तक तो ऐसी धमकियां किसी राजनेता ने नहीं दी संवैधानिक संस्थाओं के प्रमुखों को। जिस तरह से चुनाव आयोग का प्रमुख चुनाव आयुक्त होता है या चुनाव आयुक्त होते हैं, जिस तरह से वो पावरफुल हैं, उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते। आज आप उनको दे रहे हैं, कल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को भी दे सकते। तो आपका कोई सीमा है? क्या कर रहे हैं आप? ये है राहुल गांधी। अच्छा, आपके दल के लोग कुत्ते लेके आ रहे हैं संसद में, आप देखिए। तो अभी वो रेणुका चौधरी है, वो कुत्ता लेके आ गई। और जब लोगों ने उनसे कहा कि साहब ये आप कुत्ता लेके आई, विपक्ष इस पे आरोप लगा रहा, तो भौं 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 कर रही वो, मतलब वो तो भौंकते हैं। उनका अंदाज ये था कि भौंकते हैं लोग, हम तो लाए हैं और लाएंगे, कौन रोकेगा हमें। उनके खिलाफ जब ये कहा गया कि आपके खिलाफ प्रस्ताव ला रहा है विपक्ष कि आप कुत्ता लेके आई संसद परिसर में, तो कहने लगे लाने दो, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। अपनी गलती तो मान नहीं रहे। और उसमें राहुल गांधी भी मिल गए। राहुल गांधी से पत्रकारों ने संसद परिसर में पूछा, कहने यहां आया था कुत्ता, मालूम सब था उन्हें। अरे तुम्हें रोकना चाहिए। ये क्या तरीका है कि भौं भौं कर रहे हैं आप विपक्ष के लोग, जो इसको रोक रहे हैं, न्याय संगत बात कर रहे हैं कि यहाँ कुत्ता नहीं लेके आना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तो कुत्तों को स्कूलों इधर तमाम जगह पर प्रतिबंधित कर दिया, आप संसद में लेके आ रहे कुत्ते को। और इनके प्रधान देखो आप, इनके ड्रेस सेंस देखो राहुल गांधी का, कैसे कैसे कपड़े पहन के संसद में आ जाते, पहुंच जाते, टी शर्ट पहन के पहुंच जाए। अरे कोई मर्यादा होती कि नहीं होती? प्रोटोकॉल भी तो कोई चीज होती है। सरकारी नौकरियों में टी शर्ट पहन के जाना, IAS ये लोग टी शर्ट पहन के अगर दफ्तर जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि आप नेता हो तो आप आजाद हो, आपके खिलाफ नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? सरकार की छूट है ये। आप जो मन में आता करते हो, जो मन में आता संसद में आप व्यवहार करते। कहीं ये फोटो दिखा रहे, कहीं वो तस्वीर दिखा रहे, कहीं उल जलूल बयानबाजी कर रहे, कहीं कोई आपके पास तथ्य तो है नहीं है, आधार तो है नहीं है कोई। तो ये चीजें राहुल गांधी अगर समझ लें, जितनी जल्दी समझ लें, तो उनके ही हित में है ये। तो ये अच्छा, ये देखिए आप कि रायबरेली से जब किशोरी लाल जी हैं, जब वो चुनाव जीत गए सांसद का, इनको तो कांग्रेस को किसी भी तरह से लग नहीं रहा था कि वहां से ये जीत जाएंगे। और जब वो चुनाव जीत गए और वो इनको मिलने आए, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी, सब थे, पूरा परिवार था। तो वो सोनिया गांधी से कह रहे कि आपने शेर बच्चा पैदा किया। बड़े खुश हो रहे ये सबके सब लोग, ये शेर बच्चे हैं।
माफी मांगते हैं गीदड़ की तरह से अदालतों में जाके जब फंस जाते हैं तो कोई पॉलिसी ही नहीं है तुम्हारी। अरे अगर तुम कोई दबंगी से कोई चीज कह रहे हो तो कम से कम उस पर कायम तो रहो, बाद में लिखित में माफी मांग लेते हैं आप। वो कह रहे साहब चमचे ऐसे ऐसे हैं इनकी पार्टी, वो कह रहे शेर बच्चा पैदा किया आपने। SIR पे आपने वोट चोरी का आरोप लगा दिया, चुनाव आयोग पे और चुनाव आयोग पे और बीजेपी और मोदी पे भी लगा दिया कि ये वोट चोरी कर रहे हैं। जब आपसे पूछा गया कि वोट चोरी का आधार क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो आधार कोई है ही नहीं आपके पास। कोई भी आप आरोप लगा देते हो, जब आपसे सुप्रीम कोर्ट या कोई बड़ी संस्था पूछती है तो आप कह रहे थे साहब मीडिया की रिपोर्टों पे आधार पे हमने ऐसा बयान दिया था। मीडिया की रिपोर्टों में कहीं बयान दिए जाते? तो राहुल गांधी, अच्छा फिर आपको यह भी समझ में नहीं आ रहा कि आपकी पूरी पार्टी के बड़े बड़े नेता कहीं तो छोड़ के भाग गए और कुछ भागने वाले हैं, और आप ही की पार्टी के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी खुल के कह रहे हैं इस बात को कि विरासत से कोई सांसद विधायक तो बन सकता लेकिन अक्ल नहीं आ सकती उसके अंदर। वो सीधा सीधा कह रहा है कि पप्पू हैं, आप पप्पू ही रहेंगे। आप ही का मुख्यमंत्री कह रहा है इनडायरेक्टली। शब्द हमेशा सीधा नहीं कहा जाता, और ना शब्दों का वो मतलब होता है जो कहा जा रहा है, शब्दों का मतलब निकाला जाता है कि इसका क्या मतलब हुआ। उनका मतलब यही है कि आपके अंदर गंभीरता है ही नहीं और आप नेता बनने के लायक ही नहीं हो। केवल परिवार की वजह से आपको विपक्ष का नेता बना दिया गया, और आपकी मां का और आपका बहन का संरक्षण आपके ऊपर है। तो आप कहीं चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहरा रहे, कहीं SIR को कह रहे हैं कि वोट चोरी है। वोट चोरी हो रही, वोट चोरी आप लोग कर रहे थे। जब तक SIR नहीं हुआ था तो जो वोट वो मुस्लिमों के थे और घुसपैठियों के थे वो आपको मिल रहे थे, फर्जी वोट, या जो लोग मर गए खप गए उनके वोट भी आपके। ये मालूम नहीं है कांग्रेस के टाइम में कैसे सुप्रीम कोर्ट के पिछले जो जज थे उन्होंने खुल्लम खुल्ला सुप्रीम कोर्ट में ही कहा था कि हमने वो दौर देखा है जब बूथ कैप्चरिंग करते थे आप लोग, और आप आज कह रहे हैं कि EVM में घपले हो रहा है, EVM से घपले हो रहा है, EVM से चुनाव नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या चाह रहे कि फिर से वही वोट मतपत्र वाला सिस्टम लागू कर दिया जाए ताकि तुम बूथ कैप्चरिंग करो फिर से? ये है इन लोगों की मंशा। यही सारे विपक्षी पार्टी के नेता, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा, बूथ लूट ले जाते हैं ये लोग, मार देते हैं, गोलियां मार देते हैं, जला देते हैं लोगों को, विपक्ष के नेताओं को। यह है भारत का विपक्ष, और आप विपक्ष के नेता बने बैठे संसद में। शर्म आना चाहिए आपको। तो दोस्तों ये एक बहाना था इनके लिए कि राष्ट्रपति ट्रंप का, उसका पुतिन का भारत आना, और ये आरोप उछाल देना कि साहब हमें सरकार रोक रही है, मिलने नहीं देती है। ये इस तरह के अनर्गल आरोप हमेशा लगाते रहते हैं, और इनके आरोपों पे आपको पहले विचार करना होगा, तब इनकी बात मानिए आप। इनने अपना विश्वास खो दिया, और यही वजह है कि ये लगातार हार रहे हैं। कोई भी चुनाव होता है बहुत बुरी दुर्गति होती है। आज बिहार में कितनी सीटें आई कांग्रेस के पास, और छल प्रपंच से अगर ये कहीं कुछ जीत भी गए थे सीटें तो वो अब नहीं आने वाली हैं। अब जो 29 का चुनाव होगा, अब आप लिख लीजिए इस बात को कि अभी 99 सीटें इनको मिली थी, अब नहीं मिलेंगी। अब इन्हें 50 भी मिल जाए तो बहुत है, क्योंकि धोखाधड़ी करके इनने मनमानी करी और उल्टी सीधी बयानबाजी करके सीटें जीत ली। बाकी लोगों को बाद में समझ में आ गई चीजें। समझ में तो आई जाती है ना चीजें बाद में, कि आपने हमें बरगला के वोट हासिल कर लिए। कर्नाटक में क्या किया आपने, वोट हासिल कर लिए और वादे भी पूरे नहीं कर रहे। आप कह रहे थे कि खटाखट हम पैसा डालेंगे खातों में, किसी को नहीं दिया आपने। बेवकूफ समझ रहे हैं आप भारत की जनता को। और कब तक काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। तो मिस्टर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस और विपक्ष के जो नेता उनके पिछलग्गू हैं, वो सब समझ लें कि भारत अब जाग चुका है, और ये नरेंद्र मोदी का भारत है, जिसको पुतिन भी जिसकी सराहना कर रहे हैं। पुतिन आसानी से किसी ऐसे नेता की या देश की सराहना करते नहीं है। वो ये खुल के कह रहे हैं कि अब ये वो भारत है जो झुकता नहीं है, किसी आंख उठा के बात करता, और नरेंद्र मोदी को कोई दबा नहीं सकता। तो अभी भी समझ में नहीं आ रही आपकी। आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी मिलने नहीं दे रहे पुतिन से। क्या कर लेते आप मिलके? क्या मिलके भी अगर चलो मिलवा भी दें आपको, क्या उखाड़ दोगे आप? क्या है आपके पास? क्या मुद्दे हैं आपके पास? कोई मुद्दा ही नहीं है आपके पास। उल जलूल बातें आप करते हैं हमेशा। तो दोस्तों आज इतना ही।
आगे हम फिर किसी टॉपिक पे आपसे बात करेंगे। इसको आपने हमारे चैनल को अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको कर लीजिए, और इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि भारत में जो परिवर्तन हुआ है राजनीतिक रूप से, और भारत जो लगातार आगे बढ़ रहा है, इनकी जब सरकार थी 2014 में तो 11वें नंबर पर थी भारत की अर्थव्यवस्था, आज चौथे नंबर पे है, और तीसरे नंबर पे लाना है उसको 28 तक 29 तक। और ये करके भी दिखाएंगे मोदी जी, क्योंकि वो कह देते हैं जो चीज वो करके दिखाते हैं। तो ये तभी संभव है जब इस तरह के लोगों पे हम इनको पहचान लें अच्छी तरह से, इनको सतर्क रहें इन लोगों से। तो तब तक के लिए फिर किसी टॉपिक पे मिलते हैं हम। नमस्कार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।